प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पठित काव्यांश या गद्यांश की का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम एक काव्यांश भी लेंगे और एक गद्यांश। काव्यांश होता क्या है? सबसे पहली बात, कविता का अंश, कविता का भाग काव्यांश कहलाता है। तो पठित काव्यांश भी आ सकता है कविता का, कि कुछ पंक्तियाँ दी होंगी और आपको उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। या फिर गद्यांश, जो आपके पाठ हैं, चाहे कहानी हो, उसके कुछ अंश दिए जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो आज हम एक काव्यांश करेंगे और एक गद्यांश, ताकि हमारा जो है अभ्यास बना रहे। तो पहले हम करेंगे काव्यांश। काव्यांश मतलब कविता का अंश। तो एक कविता के कुछ पंक्तियां हैं, मैं लिख देता हूं। मन करता है पंछी बनूं, पंछी पंछी बनूं, पंछी बनूं, उड़ जाएं हम, उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर देश दूर दूर हो आए, दूर दूर हो आए हम, मन करता है दूर देश रहती हैं परियां, दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, सुंदर परियां, जादू की छड़, जादू की छड़ लिए हाथ में, लिए हाथ में, छू मंतर, छू मंतर हो जाए हम, मन करता है। तो बच्चों, ये थी ये है हमारी काव्यांश, कविता का अंश, कविता का भाग। कविता की कुछ पंक्तियां आपको दिख रही हैं, देखते ही आपको अपनी कविता याद आ जाएगी जो आपने पढ़ी है। आपके लिए नई भी नहीं है, आपने पहले इसको पढ़ रखा है। तो इसको भी हम 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रश्न दिए हुए उसके
उत्तर हल करेंगे, उत्तरों को लिखेंगे। तो मैं पढ़ देता हूँ। कविता को आपने लिख ली होगी, आप इसे लिख लीजिए। और एक चीज़ देखिए, काव्यांश मतलब कविता का भाग होता है, पूरी कविता नहीं आती। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काव्यांश कविता का अंश, कविता का भाग। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम। मन करता है। दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपाली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम। मन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कविता में बताया ही गया है, आपने पढ़ा है कि बच्चों का मन करता है, वे दूर दूर जाके संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो इसको हम फिर दूसरी बार पढ़ देते हैं। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम। मन करता है। दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपाली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम। मन करता है। अब अगला है, तीसरी बार भी पढ़ देते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। भले आपने इसे पहले एक बार पढ़ रखा है, फिर भी हम इसे पढ़ेंगे ताकि हम जो प्रश्न उत्तर हैं उसको कर सकें। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम। मन करता है। दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपाली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम। मन करता। तो इसमें हमने देखा है ये सब बच्चों की इच्छा है, उनका मन करता है कि वे क्या क्या करना चाहते हैं। तो अब हम सीधा प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख रखा है। तो पठित काव्यांश या गद्यांश, इसका अभ्यास जरूर होना चाहिए। आएगा तो हमारे पाठ्य पुस्तक से। पठित का मतलब ही है पाठ्य पुस्तक से आएगा, लेकिन फिर भी अभ्यास तो होना ही चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, यहाँ पे बच्चों का क्या मन करता है, क्या मन करता है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम ऐसे प्रश्न का उत्तर करेंगे तो हम जो पंक्तियां दी गई उससे ही उत्तर देंगे, ना कि पूरी कविता से। इसका ध्यान देना है। जब भी प्रश्न आएगा काव्यांश का या पठित गद्यांश का भी, तो जो हमें दिया गया है उसी में से उत्तर लिखना है, न कि पूरी कहानी या पूरी कविता में से उत्तर देने की कोशिश करना है। ऐसी बात नहीं है। जो हमें दिया है हम उसी में से उत्तर लिखेंगे। फिर से लिखेंगे, बच्चों का मन, बच्चों का मन पंछी बनने का, सूरज चंदा से बात करने का, चंदा से
बात करने का तथा परियों से मिलने का करता है। तो हमने जो काव्यांश में से जो उत्तर दिया गया था उसी में से उत्तर हमें लिखना है, ना कि पूरी कविता में से। हम पूरी कविता नहीं जानते हैं, मान लीजिए जो आपको 8 या 10 पंक्तियां लिखी थी उसी में से हमें उत्तर देना है। कभी कभी आता है कविता का नाम भी पूछा जाता है, और अगर उनके कवि हैं तो वो भी उनका भी नाम पूछा जाता है। तो हम दूसरा प्रश्न ही बनाते हैं, यह किस कविता से लिया गया है, यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है, तो इसके अंदर बच्चे एक गलती करते हैं, वो पाठ की संख्या बताने लगते हैं। ये गलत है, हमें कविता का नाम बताना है। जैसे हमारे 5वें पाठ से बच्चे लिखते हैं हमारे 5वें पाठ से लिया, ये गलत है। हमें कविता का नाम बताना है कि मन करता है। कविता का नाम क्या है? मन करता है। कुछ बच्चे लिखते हैं हमारे 5वें पाठ से, पाठ की संख्या बताने लगते हैं, ये गलत बात है। आपको हमेशा कविता का नाम बताना है। तो हम लिखते हैं यह काव्यांश मन करता है कविता से लिया गया है, कविता से लिया गया है। कभी कभी कवि का भी नाम पूछा जा सकता है। अगर उस कविता के कवि का नाम है तो आपको कविता के कवि का नाम भी लिखना पड़ेगा। कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। तो आपको कवि का नाम, कविता का नाम भी याद होना चाहिए। एक और तीसरा प्रश्न हम लिखते हैं इसका। प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3। इसमें है छू मंत्र का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो हमें छू मंत्र का क्या अर्थ होता है? गायब हो जाना। कहते हैं परियों के हाथ में एक छड़ी होती है और वो चाहे तो किसी को गायब कर सकती है। तो यहाँ पे छू मंत्र का अर्थ था गायब हो जाना। तो हम लिख देंगे छू मंत्र का अर्थ गायब हो जाना। हो जाना होता है।
तो बच्चों ये हो गया हमारा काव्यांश। अब हम चलते हैं गद्यांश में। तो हम दोनों का आज अभ्यास कर रहे हैं, तो काव्यांश और गद्यांश दोनों को ही लेके चल रहे हैं। तो अब लिखेंगे अपना एक गद्यांश, पठित गद्यांश, मतलब आपके पाठ से, आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं अपना एक पठित गद्यांश। अगला है, तो लिखना शुरू करिए। अब मैं आपको एक गद्यांश लिखाने जा रहा हूं। झूरी के पास, झूरी के पास दो बैल थे, दो बैल थे, हीरा और मोती, और मोती। दोनों दोनों डील दौड़ में दोनों डील दौड़ में ऊंचे देखने में सुंदर, देखने में सुंदर, और काम में, और काम में चौकस थे, चौकस थे। पूर्ण विराम। साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, साथ 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 रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे, ये बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। पूर्ण विराम। वे भी झूरी को चाहते थे, वे भी झूरी को चाहते थे। तो बच्चों ये था हमारा
गद्यांश, गद्यांश छोटा भी हो सकता है। गद्य हमारे जो पाठ का जो हिस्सा है उसे गद्यांश कहते हैं। और भले आपने इसे पहले पढ़ा हो, सही तरीका क्या है, हम इसे कम से कम 3 बार फिर भी पढ़ें। आपने पहले पढ़ा होगा तो शायद कुछ बातें, कुछ शब्द आप भूल गए हों, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं इसकी तरफ पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिए। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को चाहते थे। तो हमारे पाठ के बारे में ही है। पहला पंक्ति पढ़ते ही समझ आ जाता है ये किस पाठ से लिया गया है। तो उसी तरह हम इसको एक बार दूसरी बार भी पढ़ देते हैं। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो ये था। तीसरी बार भी पढ़ देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर पे चलेंगे। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को चाहते थे। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। हमने हमारे पाठ से लिया गया है, इसलिए हम इसे पठित गद्यांश कहते हैं। तो पहले प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 1, कौन एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। तो क्या झूरी के लिए कहा गया है? झूरी के लिए नहीं, ये दोनों बैलों के बारे में कहा। दोनों बैल एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। तो हीरा और मोती, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं उत्तर, हीरा और मोती, ये सही नहीं है। हमें वाक्य में उत्तर देना है। कौन एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, शब्दों में उत्तर नहीं देना है, वाक्य में देना है। हीरा और मोती लिखेंगे, आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। आप लिख सकते हैं हीरा और मोती एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, वाक्य में ही उत्तर देना है। उत्तर देने का काम वाक्य में ही होगा। लिखेंगे हीरा और मोती एक दूसरे के
मन की बात समझ लेते थे। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2, विलोम शब्द भी आ सकता है। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखें। शब्दों के विलोम शब्द लिखें। पहला शब्द है ऊंचे, दूसरा शब्द है बड़ा। तो हम इसमें शब्द में उत्तर दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न में व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं विलोम। तो ये सबको एक शब्द में, ऊंचे का होता है नीचे, ऊंचे नीचे विलोम शब्द है। बड़ा का छोटा, बड़ा का छोटा। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है कभी कभी पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने वो पंक्तियां पहचान ली हैं? पहचान ली है तो क्या आप पाठ का नाम बता सकते हैं? तो तीसरा प्रश्न मैं यही बना देता हूं। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? हमारे किस पाठ से लिया गया है? लिया गया है। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ऐसे इस तरह के प्रश्न में? इसमें गलती क्या होता है कि वे पाठ का संख्या लिख देते हैं, 7वें पाठ से लिया। ये गलत है। हमें पाठ का नाम बताना है, हमें पाठ का नाम बताना है, पाठ का संख्या नहीं बताना है। तो हम लिखेंगे यह गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। फिर से ध्यान से देखिए, हमें पाठ की संख्या नहीं बता दी। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वे लिख देते हैं हमारे 7वें पाठ से लिया है। ये गलत है। हमें पाठ का नाम लिखना है। यह गद्यांश दो बैलों की कथा, दो बैलों की, ये हमारे पाठ का नाम है, दो बैलों की कथा से लिया गया है। से लिया गया है, लिया गया है। तो हमने पाठ का नाम लिखा है, न कि पाठ की संख्या लिखी। इसको ध्यान दे रखिएगा। और ठीक इसी तरह और भी आप अभ्यास करेंगे तो खासकर बच्चे पठित या अपठित गद्यांश के लिए डर जाते हैं। कोई डरने की बात नहीं। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप इसे सीख सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास बना के रखना।